नमस्ते दोस्तों। आज हम फाइनल वीडियो पे हैं जो स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड का कंक्लूजन वीडियो है। इसके पहले हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक, उन सभी को आज हम कंक्लूड करेंगे। उसमें क्या सीखा है, क्या चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, और उसको हम असली ज़िंदगी में कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने जब शुरुआत की होगी तो आपने सोचा होगा कि ये तो एक तरह का कोर्स है जो जल्दी जल्दी मैं निपट दूं और सर्टिफिकेट मुझे मिल जाए, इस तरह का शायद आपने कुछ सोचा होगा। पर अंत में जो फाइनल वीडियो मैं बोल रही हूँ, उसके पहले अगर आप थोड़ा पॉज लेके सोचेंगे तो मेरे ख्याल से ये सोचेंगे कि ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो जीवन जीने का एक तरीका है, अपने आप को समझने का एक तरीका है कि हम अपने आप को कैसे समझें, अपने इमोशंस को कैसे समझें और आगे कैसे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। ऐसे कौन से स्किल्स हम अपने आगे बढ़ाएं और डेवलप करें जिससे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो। हमारा ये 7 वीडियोस का और करीब 60 घंटे का ये जो सफ़र रहा है वो एक तरह से हम खुद को ही समझ पाएँ इसके लिए रहा है। आज का वीडियो नया ज्ञान देने के लिए नहीं है। आज का वीडियो हम पॉज़ लेके समझेंगे, सीखेंगे कि हमने अभी तक क्या सीखा है, क्या चीज़ें हमने समझी हैं और आगे किस डायरेक्शन में जाना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे थोड़ा। पहला चैप्टर जो था हमारा, वो हम सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल अवेयरनेस के ऊपर हमने बात की थी। और ये दोनों चीज़ों को फर्स्ट चैप्टर में रखने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इसके बाद जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो इन दो चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अगर आप खुद को नहीं समझ पाएंगे और अपने इमोशंस को, मतलब अपनी फीलिंग्स को, क्या आप फील कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को अगर नहीं समझ पाएंगे तो आगे के जो चैप्टर्स मैं बताने वाली थी, जैसे टीम वर्क हो गया, लीडरशिप हो गई, इन सब चीज़ों के ऊपर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट था। सेल्फ अवेयरनेस में हमने ये सीखा कि मैं कैसे सोचता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं अच्छा हो सकता हूँ, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमज़ोरी क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने बात की। और मैं चीज़ों के ऊपर कैसे रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ, इस बारे में भी हमने बात की। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्फ अवेयरनेस में आ जाती हैं। और सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को जानना, खुद को समझना। खुद को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी आप ज़िंदगी में काम करेंगे, अगर आप खुद को नहीं समझते हैं तो सामने वाले को भी नहीं समझ पाएंगे। और सामने वाले से आप ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे, आप ये कोशिश करते रहेंगे कि सामने वाला आपको समझे। तो होता यहाँ ये है कि आप जब आप खुद को ही नहीं समझ पाते हैं तो सामने वाला आपको क्या ही समझ पाएगा। जब आप खुद को नहीं समझ पाते हैं तो आप अपने बारे में दूसरे को बता नहीं पाते हैं। और जब आप दूसरे को बता ही नहीं पाइएगा तो वो क्या आपके बारे में समझेगा, चाहे वो आपके साथ ही क्यों नहीं रह रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके परिवार वाले ही आपको नहीं समझ पाते हैं, आपके दोस्त ही आपको नहीं समझ पाते हैं। कोई आपने अपने इमोशंस को आपने शेयर किया, अपनी बातों को आपने शेयर किया और उसके बारे में एक तरह से मजाक उड़ाना हो जाता है या उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं बहुत बार लोग। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में जो है अपने बारे में समझना ये हेल्प करता है। क्योंकि जब अपने बारे में आप समझते हैं और ऐसी कोई घटना घटती है जिसमें कि आपका परिवार या आपके दोस्त आपको समझ नहीं पाते हैं तो वहाँ आप क्लियरली ये चीज़ बोल पाते हैं कि भाई देखो, ये मेरे लिए सीरियस चीज़ है, ये मेरे लिए कोई आसान चीज़ नहीं है। तो आप जब तक अपने आप को बता नहीं पाइएगा तब तक दूसरे लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिएगा कि बहुत लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बस जीते चले जाते हैं, खुद को समझ नहीं पाते हैं। खुद के अंदर झांक के देखना, अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में जानना, समझना, ये वो करते ही नहीं है, ना ही उनके पास ये टाइम रहता है।
अपनी चीज़ों में वो इतने बिज़ी हो जाते हैं, पैसा कमाने में, अपने आप को और अपने परिवार का भरण पोषण करने में इतने लोग बिज़ी हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना, ये भूल ही जाते हैं। तो यहाँ हम एक पॉज़ लेंगे और अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हर दिन डायरी लिखने के बारे में जो मैंने कहा है, या चीज़ों को लिखने के बारे में कहा है, ये आपको एक पॉज़ देता है। चाहे वो आप रात में कर सकते हैं या सुबह में कर सकते हैं। जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो आप ज़िंदगी के ऊहा-पोह से और ज़िंदगी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उनसे पॉज़ लेके उसको आप पेपर पे लिखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर हमने जाना कि इमोशनल अवेयरनेस क्या होता है। इमोशनल अवेयरनेस में डर आया या फिर दुख आया, खुशी आई, दूसरे से जलन जो होती है वो आया, गुस्सा आया। गुस्सा बहुत इम्पोर्टेंट मैंने कहा था। गुस्सा और डर, ये 2 इमोशंस मैंने कहे थे जो आपको हमेशा ही अपनी ज़िंदगी में पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत डर गए हैं या बहुत गुस्से में हैं, तो ये 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। और इन 2 इमोशंस को आपको समझना और इसको चेक में रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये जितने भी इमोशंस मैंने आपको बताए, डर हो गया, गुस्सा हो गया, दुख हो गया, जलन हो गई, ये सभी इमोशंस जो हैं, ये कोई गलत इमोशंस नहीं हैं। ये बहुत नेचुरल हैं। सभी जितने भी ह्यूमन हैं, मतलब जितने भी इंसान हैं आपके आसपास, और इंसान ही क्या हो, जानवर भी जो हैं, वो भी इस इमोशंस से गुज़रते हैं। तो ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। हमारी प्रकृति ने हमें ऐसे ही बनाया है। साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा जाता है कि इमोशंस जो हैं आपके दुश्मन नहीं हैं, इमोशंस सिग्नल हैं। सिग्नल है कि आपके मन में, आपके अंदर क्या चल रहा है। और जो चीज़ें बाहर चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपके अपने इमोशन से जुड़ी हुई हैं। तो कहीं न कहीं वो इंडिकेट करता है, कहीं न कहीं वो सिग्नल देता है कि अच्छा यहाँ गलत हो रहा है या यहाँ सही हो रहा है। तो आपका शरीर और आपका मन जो है, वही आपको बताएगा कि भई जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं। इसलिए अपने इमोशंस को चेक में रखना, इसलिए अपने इमोशंस के बारे में जानना, समझना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहीं पे मैंने बात की थी विपश्यना जो मेडिटेशन है, विपश्यना ध्यान की जो पद्धति है, उसके बारे में मैंने बात की थी। मैंने आपको उसके बारे में, वेबसाइट के बारे में भी बताया था। और आई होप कि उस वेबसाइट पे आप जा कर के और विपश्यना के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो रजिस्टर भी अपने आप को करेंगे कि मुझे जा कर के और विपश्यना करके आना है। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव पड़ेगा, और अपने इमोशंस को जानना, उसको चेक में रखना, उसको बैलेंस करना, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाइएगा। तो जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपने इमोशंस को समझते हैं, तो आप रिएक्शन नहीं देते हैं, आप रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब आप सोच समझ करके उसके ऊपर आप रिएक्ट करते हैं। बिना सोचे समझे हड़बड़ी में, गुस्से में आ गए आप और आपने कुछ से कुछ बोल दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया जो नेगेटिव हुआ। नहीं, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए नेगेटिव हुआ। तो जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं, थोड़ा पॉज़ लेते हैं, तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर सिर्फ रिएक्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। और यहाँ होती है शुरुआत ऐसे व्यक्ति बनने की, ऐसा इंसान बनने की जो मैच्योर हो और जो सोच समझ के अपनी बातों को रखता हो, अपने बारे में सोचता हो, दूसरों के बारे में भी सोचता हो। ऐसे इंसान की शुरुआत होती है। एक पॉजिटिव तरीके से अपने मन को बना करके और ज़िंदगी बिताना, इसकी शुरुआत होती है। अब इकिगाई के बारे में हमने बात की थी। इकिगाई का मतलब ये हुआ कि भई ये अपने आप से सवाल पूछना कि हम क्यों ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या है।
ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, उस ज़िंदगी को जीने का मतलब क्या है? बस ऐसे ही जीते चले जाएँ? या फिर उसके बारे में कुछ करें, कुछ सोचें, समाज के बारे में कुछ करें, इस प्रकृति के बारे में कुछ करें। जब आप ब्रह्मांड को देखते हैं, तो ब्रह्मांड में हमारा जो अस्तित्व है और हमारी पृथ्वी का जो अस्तित्व है, वो इतना छोटा और इतना नेग्लिजिबल लगता है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि देखो इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, इतनी परेशानियाँ हो रही हैं और हम ईगो लेके बैठे हुए हैं, हम गुस्सा लेके बैठे हुए हैं कि दूसरे इंसान ने मेरे साथ ये कर दिया या मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं इस पृथ्वी के ऊपर और इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, तो बहुत छोटी लगती हैं। पर अपनी मुसीबत तो अपनी मुसीबत ही होती है, उसको तो हम लोग नकार नहीं सकते हैं। तो इकिगाई हमें ये सिखाती है कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या होगा। तो इसमें मैंने 4 सवाल आपसे पूछे थे, आपको याद होगा। मैंने पहला सवाल पूछा था कि मुझे क्या पसंद है, ये आप खुद से पूछिए। ऐसी कौन-सा स्किल है, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मुझे पसंद आती है करने में? कोई ऐसा स्किल जो मुझे करना पसंद हो। ये हमने पहली बात की थी और इसके बारे में मैंने आपको उदाहरण भी दिया था। मेरा खुद का उदाहरण दिया था कि मुझे बातें करना और लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है और उनको एडवाइस देना मुझे बहुत पसंद है, गाइड करना मुझे बहुत पसंद है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, आपको याद ज़रूर होगा। फिर दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आप खुद से पूछिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ या मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ। मैं ऐसा कौन-सा काम है जिसको मैं अच्छे से कर पाती हूँ? ऐसा कौन-सा काम है जिसको मैं अच्छे से कर पाती हूँ? और इसका एक इंडिकेशन ये था कि लोग आपके पास अगर आते हैं किसी काम को करवाने के लिए, तो वो एक इंडिकेशन आ जाता है, वो सिग्नल एक होता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है जिसे मैं अच्छे से कर पाता हूँ। पर ज़रूरी ये नहीं है कि जो चीज़ आप अच्छे से कर पाते हो, वो आपको करना पसंद भी हो। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो हर सेक्शन में, हर सवाल में 5-6 चीज़ें लिखिएगा, 5-6 पॉइंट्स रहेंगे, सिर्फ़ 1 पॉइंट नहीं रहेगा। और ये भी हो सकता है कि जो मुझे पसंद आता है और जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, दोनों एक ही चीज़ हो, तो ये भी ख़्याल रखिएगा। तो फिर मैंने इसमें अपना उदाहरण बताया था कि मुझे क्या पसंद आता है। मुझे लोगों को गाइडेंस देना पसंद आता है, मुझे लोगों से बात करना पसंद आता है, उनकी बात सुनना, उनके तकलीफ़ों को सुनना, इसमें मैं अच्छी भी हूँ और गाइड करने में मैं अच्छी हूँ, ये मुझे एक लगा। तो यहाँ मैंने आपको अपना उदाहरण दिया था। फिर चौथा सवाल मैंने पूछा था कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो लोगों को ज़रूरत हो? ऐसा कौन-सा स्किल है जिसकी लोगों को भी ज़रूरत हो और जो मुझे आता हो? तो इसमें मैंने अपना उदाहरण दिया था कि ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं, लोग उसके बारे में बात करने, उसके बारे में समझने मेरे पास आते हैं और मुझसे गाइडेंस माँगते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ हुई जो जिसके लिए लोग मेरे पास आकर के और मुझसे बात करते थे और जिसकी इस समाज में, इस दुनिया में ज़रूरत भी है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो काउंसलिंग का काम करते हों और मेंटल हेल्थ में काम करते हों। और चौथा सवाल था कि किसमें मुझे ऊर्जा मिलती है। ऐसा कौन-सा काम है जिसको करने में मैं थकता नहीं हूँ या मैं थकती नहीं हूँ। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, अपना ही एग्ज़ाम्पल दिया था कि लोगों से बात करने में, मिलने में, उनको गाइड करने में, उनकी परेशानियों को सुनने में, समझने में मुझे थकान नहीं मिलती है, मुझे और अच्छा लगता है कि मैं उनकी मदद कर रही हूँ इन सब चीज़ों में। तो ये 4 सवाल थे जो इकिगाई में आते हैं। तो यहाँ ये बात समझने की है कि इकिगाई जो है वो हम लोग को जल्दी फ़ैसला कर लें हम लोग किसी चीज़ के बारे में, ये नहीं है कि इकिगाई के बारे में हमने पढ़ा और उसमें हमने पॉइंट्स लिखे, इन 4 प्रश्नों का हमने जवाब लिखा और उसके कारण मुझे तुरंत ये पता चल जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। पर इससे आपको एक दिशा मिलेगी कि मैं किस तरफ बढ़ सकता हूँ। जैसे मुझे दिशा मिली कि मैं किस तरफ बढ़ सकती हूँ। तो अगर मुझे काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया, तो अब मैं धीरे-धीरे मैं उस तरफ बढ़ने लगी। मैंने
मैंने उसमें फिर से पढ़ाई करनी शुरू की। मैं पहले से ही मास्टर्स मैंने कर रखा है, उसके बाद फिर से मैंने मास्टर्स किया जो साइकोलॉजी में था और काउंसलिंग में था। तो उसकी तरफ मेरी एक दिशा बढ़ी। तो इकिगाई आपको सॉल्यूशन नहीं देगा, वो आपको एक दिशा देगा। चलिए अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की और लीडरशिप की। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके बारे में हमने सेकेंड चैप्टर में बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, लेकिन दूसरे को समझना भी होता है। और जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक दूसरों को भी नहीं समझ पाइएगा। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में साफ बोलना, सम्मान से बोलना और ध्यान से सुनना, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। साफ बोलना मतलब कि जो आप चीज़ें बताना चाहते हैं उसे साफ साफ और आसान तरीके से सामने वाले को आप बताइए। बहुत कठिन भाषा लेकर के नहीं, लेकिन आसान भाषा में, जो कि सामने वाला जिससे समझ पाए आपकी बात को। और साफ बोलने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप खुद को नहीं समझ पाइएगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं, तब तक आप दूसरे को बता भी नहीं पाइएगा। तो बोलने से पहले आप खुद को पहले समझें और फिर बताएं। दूसरा था कि रिस्पेक्ट के साथ बोलना। ये तो बहुत ही कॉमन बात है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप रिस्पेक्ट से बात भी कीजिए, दूसरे को आप सम्मान दीजिए भी, अगर आप सम्मान चाहते हैं तो ये सिंपल सी बात है और ये हर जगह लागू होती है। परिवार में भी लागू होती है, स्कूल कॉलेजेस में, आपके दोस्तों के साथ, आपके समाज में, पड़ोसी के साथ, किसी दुकान में आप गए हैं वहाँ पे, हर जगह और हर के लिए ये लागू होता है कि जब तक आप सम्मान दीजिएगा तब तक आपको सम्मान मिलेगा। और जहाँ आपने आपा खोया, गुस्सा किया, जो हद से ज़्यादा हो गया, वहाँ आप देखिएगा कि आपके सम्मान के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और ख़ासकर काम की जगह पे, काम की जगह पे अगर आप एक हद से ज़्यादा आप रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो उससे आपके सम्मान में भी इमीडिएटली आपको असर दिखाई देगा। मतलब तुरंत दूसरों का व्यवहार आपके प्रति अलग हो जाएगा। तो काम की जगह पे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा है, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और हम लोग बहुत बार इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को सुने। जब तक दूसरों को सुनेंगे नहीं, तब तक हम अपनी बात कह नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जब तक हम दूसरों को सुनेंगे नहीं, तब तक उनको हम समझ नहीं पाएंगे। वो क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, दुखी हैं, खुश हैं, गुस्से में हैं। बहुत बार आगे वाला इंसान बहुत दुखी है या बहुत गुस्से में है, फिर भी वो अपनी बात नहीं कहता है और अपनी बात को व्यक्त नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाना होगा कि मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तो सुनना ये बहुत ज़रूरी होता है, और काम की जगह पे भी सुनना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप लीडरशिप के पोजीशन पे हैं और बॉस हैं, जो शायद कभी ना कभी आप अपनी ज़िंदगी में बनिएगा जब आप काम करने जाइएगा। तो जब तक आप अपने अंडर जो टीम काम कर रही है आपके, उसको सुनिएगा नहीं, तब तक आप सॉल्यूशन भी बहुत सारी चीज़ों पे नहीं निकाल पाइएगा। और अगर आप टीम मेंबर हैं, किसी टीम में आप भी एक काम करने वाले हैं और वहाँ पे आप ठीक से सुन नहीं रहे हैं दूसरों की बात, तो आप अपने काम को भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाइएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका काम दूसरे के काम से जुड़ा हुआ होता है। अगर दूसरा काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उनका काम जो आपके काम से जुड़ा हुआ है, वो भी आप ठीक से नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ सुनना बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। और घर पे तो आप जानते ही हैं, घर का उदाहरण अगर मैं लूँ, तो घर पे भी जब तक आप सुनेंगे नहीं दूसरों की बातें, तब तक आप या तो डोमिनेट करते रहेंगे या इस गलतफहमी में रहेंगे कि आप सबसे सबसे सुपीरियर हैं। ये एक तरह से गलतफहमी ही होती है, चाहे आप माता पिता ही क्यों ना बन जाएं। आप आगे चल के सभी लोग जो हैं वो माता पिता भी बनेंगे, तो उनके अंदर ये गलतफहमी आ जाती है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी बात सबको समझनी चाहिए और माननी चाहिए।
और यहाँ पे वो चूक जाते हैं और यहाँ पे सुनना बंद कर देते हैं और अपनी ही बात कहते चले जाते हैं। तो जब तक आप अपने परिवार में अपने बच्चों की बात नहीं सुनिएगा, अपने हस्बैंड या वाइफ या अपने माता पिता की बात नहीं सुनिएगा और समझने की उनकी चीज़ों को कोशिश नहीं कीजिएगा, तो वो कम्युनिकेशन जो गैप है, मतलब जहाँ संवाद रुक गया, बातचीत रुक गई, वहाँ पे मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। मुसीबतों में ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे छुपाना शुरू कर दें बहुत सारी चीज़ें, आपके माता पिता दुखी हों कि मेरी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, आपकी पत्नी या पति आपके वो दुखी हो जाएं या वो गुस्सा जाएं, उनके साथ आपका झगड़ा होने लगे। तो ये हो गई परिवार की बात। और काम के जगह की बात तो मैंने आपको बताई ही। समाज में भी इसी तरह से है कि समाज में आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ सुन करके और फिर बोलना ये ज़रूरी हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो सुनता नहीं है वो संवाद भी नहीं कर पाता है, वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप मतलब बॉस बनना नहीं, लीडरशिप मतलब जिम्मेदारी लेना होता है। आप आजकल इसका ठीक उल्टा देखते होंगे कि जिसके पास लीडरशिप आ गई, जिसके पास ताकत आ गई, वो जो है अपनी ही चलाता रहता है, वो दूसरों की नहीं सुनता है और जिम्मेदारी भी नहीं लेता है। बहुत बार आप ये भी देखिएगा कि उसको जो जिम्मेदारी मिली है वो भी नहीं लेगा, सिर्फ अपना पावर यूज करेगा दूसरों को दबाने में और दूसरों से अपना काम निकलवाने में, अपने लिए फायदा खोजने में। यहाँ आजकल लीडरशिप का यही मतलब हो गया है। चाहे आप वो पॉलिटिक्स में देख लीजिए, नेताओं के बीच में देख लीजिए, चाहे आप वो ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, मतलब जो सरकारी जगहें हैं उनमें भी आप देख लीजिए। सरकारी जगहें जो हैं वहाँ पे आप देखिएगा कि वो लोग खुद को जनता का सेवक नहीं समझ करके जनता का मालिक समझने लगते हैं, जबकि बात ठीक दूसरी होती है। आपके पॉलिटिशियंस, आपके नेता, आपके लिए काम करने वाले जो सरकारी लोग हैं वो जनता के सेवक होते हैं और वो एक्ट ऐसे करने लगते हैं जैसे वो जनता के मालिक हों। जबकि जनरली इसमें देखा जाए तो सेवक वो होता है जिसको पैसा मिल रहा होता है और मालिक वो होता है जो पैसा दे रहा होता है। इस केस में हम मालिक हैं क्योंकि हम टैक्स देते हैं और उस टैक्स से उनको उनका वेतन मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम ऊपरी स्थल पे भी देखें कि मालिक कौन है और सेवक कौन है, तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि पैसा कौन दे रहा है और वेतन किसको मिल रहा है। तो खैर ये दूसरी बात हो गई। आते हैं लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप के बारे में जैसे मैंने कहा कि ये एक जिम्मेदारी होती है, इसके साथ जो पावर आता है उसको आप मिसयूज़ मत कीजिए, उसका गलत फ़ायदा मत उठाइए और जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। जो आपके साथ लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये हमारे दुनिया के इतिहास में ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने लीडरशिप का रोल निभाया और दूसरों को भी आगे करने की कोशिश की। इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को लीड करना शुरू करें, खुद को संभालना शुरू करें, तभी आप दूसरों को संभाल पाइएगा। और जब तक आप खुद को संभालना नहीं जानते हैं, खुद को लीड करना नहीं जानते हैं, तब तक आप दूसरों को लीड करना, दूसरों को एक डायरेक्शन देना, एक तरफ ले जाना, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद को समझें। फिर वही बात आ जाती है इकिगाई की। अगर आप इकिगाई के चीज़ों को समझ पा रहे हैं और उनको लिखा है तो ये सारी चीज़ें भी आप समझ पाइएगा। तो सेल्फ लीडरशिप ही जो है वो असली लीडरशिप होती है। मतलब खुद को जब आप लीड कीजिएगा तो वही असली लीडरशिप कहलाएगी, क्योंकि उसका इफेक्ट आपके काम पे भी पड़ेगा। अब टीम वर्क पे आते हैं। टीम वर्क में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? टीम वर्क में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं की जगह, मैं जो शब्द हुआ उसकी जगह हम कहना शुरू करें। मतलब आई की जगह वी कहना शुरू करें।
इसमें टीम बनती है। जो टीम है उसको हम एक देखना शुरू करते हैं। और टीम कौन कौन सी हुई? जो काम की जगह पे आप जाते हैं वो टीम हुआ, परिवार एक टीम हुआ, समाज भी एक टीम होता है। भले ही हम समाज में ऐसा एक्ट नहीं करते हैं कि हम टीम हैं, लेकिन समाज भी एक टीम ही होता है। एक देश के स्तर पे भी आप देख लें तो एक देश एक टीम ही होता है। भले ही उसमें करोड़ों लोग हों, लेकिन होता तो टीम ही है। तो अलग अलग स्तर पे हम टीमों को देख सकते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने टीम वर्क के बारे में बताया है कि टीम में अगर आप हैं और या फिर आप टीम को लीड भी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप दूसरों को क्रेडिट दें। दूसरों ने जो काम किया है, अगर अच्छा काम किया है तो उसको भी आप बताना शुरू करें, आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू करें। और उसी से जुड़ा हुआ आ जाता है कि आप जलन फील करना बंद करें। आपका ईगो जो है वो नहीं होना चाहिए आपके काम में। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ और मैंने ही ये सही काम किया है, दूसरों ने तो नहीं किया है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये सही भी होता है कि किसी टीम में मान लीजिए दूसरे लोगों ने काम ही नहीं किया और आपने ही सिर्फ काम किया, तो वहाँ पे वो इम्बैलेंस दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ईगो रखिएगा और जलन रखिएगा तो यहाँ देखिएगा कि टीम वाला जो इक्वेशन है ना वो ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे सिर्फ मैं आ जाएगा। तो अगर आपको टीम बना के रखना है तो आपको दूसरों को क्रेडिट भी देना शुरू करना पड़ेगा। खुद के काम को और दूसरे के कामों को कंपेयर मत कीजिए, एक दूसरे से तुलना नहीं कीजिए। तुलना जैसे ही करने लगिएगा तो आपका सारा ध्यान जो है वहीं बटा रह जाएगा और जलन भी होगी आपको। तो तुलना करना बंद कीजिए। परिवार में भी आप अपने भाई से या बहन से तुलना कर रहे हैं अपनी, या आपके माता पिता जो हैं, आप दो बच्चों के बीच में तुलना कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं होता है। तो तुलना करना एकदम ही अच्छी बात नहीं होती है। इससे सारा ध्यान आपका ऑफिस में भी दूसरी तरफ बटा रह जाएगा, जो आपका काम है वो वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि दूसरों की मदद करना। अगर आप टीम में हैं ऑफिस की जगह पे भी, तो दूसरे अगर आपके पास आ रहे हैं किसी मदद के लिए तो उनकी मदद करना एज अ टीम मेंबर, या ये तो आपका एक काम हो ही जाता है, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। पर साथ ही में इंसान के तौर पे भी मैं कहूँगी कि दूसरे अगर आपके पास मदद के लिए आ रहे हैं तो आपको मदद ज़रूर करना चाहिए। या दूसरा कोई मुसीबत में दिखाई दे रहा है टीम में ही या परिवार में भी, तो आप मदद ज़रूर करते हैं ना, तो वैसे ही टीम में भी कीजिए। मदद करने से जो टीम की भावना है वो ज़्यादा बढ़ती है, हम की भावना जो होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। चौथा पॉइंट मैं कहूँगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ईगो नहीं रखना। ईगो मतलब एक घमंड जो होता है। और बहुत बार ये देखिएगा कि हमारा जो घमंड होता है वो फॉल्स घमंड होता है, झूठा घमंड जिसको कहेंगे, जो हमने अपने ही मन में और दिमाग में बनाया हुआ है। घमंड बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है कि मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, मेरे इतने परसेंटेज आए थे पढ़ाई के, और मैं इस परिवार से आता हूँ, मैं इस जात से आता हूँ और मैं इस धर्म से आता हूँ। घमंड की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो घमंड हर जगह जो है वो आपको परेशानी ही पैदा करेगा, क्योंकि जहाँ आपका घमंड रहेगा वहाँ पे ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो आपके घमंड को तोड़ेंगे। और जहाँ आपका घमंड टूटना शुरू हुआ या आपके घमंड को ठेस लगनी शुरू हुई, वहाँ आप परेशान होंगे। तो अपना काम धाम भूल करके आप जो है पॉलिटिक्स खेलने लगेंगे। तो पॉलिटिक्स से बचने के लिए और ज़्यादा ध्यान अपने काम में लगाने के लिए आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा, या कम से कम करना पड़ेगा अपना ईगो। तो एक बात बहुत क्लियर है कि टीम में आगे वही बढ़ता है जो सबको साथ में लेके चलता है। ये बात ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि जो मैंने चीज़ें आपको टीम वर्क में बताई हैं उसमें आपको ये ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि आपके ऊपर पॉलिटिक्स का असर नहीं पड़े। क्योंकि आप अगर पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा नहीं खेलेगा या दूसरे को ईगो नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख के, लेकिन अपना एक स्टैंड रखिए, अपना एक एथिक्स रखिए, अपना व्यक्तित्व ऐसा रखिए
कि मैं दूसरों के सामने झुकूंगा भी नहीं अगर कोई झुकाना चाह रहा है मुझे गलत तरीके से, लेकिन मैं दूसरों को भी नहीं झुकाऊंगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इफ़ेक्टिव एम्प्लॉई की, मतलब ऐसा कर्मचारी जो काम करते समय कंपनी को फ़ायदा पहुंचाए। और अगर कर्मचारी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रहा है और अच्छे से काम कर रहा है तो उसकी प्रगति, उसकी तरक्की भी होगी। तो यहाँ आ जाता है इफ़ेक्टिव एम्प्लॉई का कॉन्सेप्ट। क्या होता है इफ़ेक्टिव एम्प्लॉई या ऐसा कर्मचारी जो अच्छे से काम करे? तो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं। जो कर्मचारी होता है और जो कंपनी भी नोटिस करती है और बॉस भी जिसको नोटिस करता है, वो जिम्मेदारी लेता है अपने काम की, और उसको जो काम दिया गया है उस चीज़ की जिम्मेदारी लेकर के उस काम को पूरा करना और समय पे पूरा करना, इस चीज़ की वो जिम्मेदारी लेता है। समय पे आना, समय पे जाना, ये भी एक जिम्मेदार एम्प्लॉई या कर्मचारी का एक साइन है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि वो भरोसेमंद होता है क्या, आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्या, विश्वास कर सकते हैं क्या। तो एम्प्लॉई जो हुआ, उसके ऊपर अगर बॉस या कंपनी विश्वास नहीं कर सकती है तो बहुत ही साधारण सी बात है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसकी तरक्की जो है, उसका प्रमोशन जो है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो भरोसेमंद होना ज़रूरी है। एम्प्लॉई जो है, जो इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताता है, वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देता है या कम से कम देने की कोशिश करता है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बॉस के पास अगर जा रहे हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम के साथ मत जाइए, अपना सॉल्यूशन भी लेके जाइए कि आप इस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन क्या देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके बॉस को लगेगा कि ये तो हमेशा ही जो है वो प्रॉब्लम लेके आता है और मुझे सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। मेरे ऊपर 10 प्रॉब्लम पहले से है कंपनी के और ये भी आ गया एक लेके, तो वो नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन लेके जाते हैं तो बॉस ये सोचेगा कि ये मेरे पास आ रहा है प्रॉब्लम लेके, जो मुझे बता रहा है, लेकिन इसके पास सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो ये मेरे ऊपर पड़ेगा नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर पूरी तरह से नहीं आएगी, ये उसके दिमाग में आएगा। तो ये एक पॉजिटिव इम्प्रेशन देता है आपके बारे में। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इफ़ेक्टिव एम्प्लॉई मतलब हर बात पे हाँ कहने वाला एम्प्लॉई नहीं, या दबा हुआ एम्प्लॉई नहीं कि सब लोग आपको दबा के रख रहे हैं या बॉस आपको दबा के रख रहा है, बॉस जो भी कह रहा है उसको आपको करना ही पड़ रहा है, इस तरह का नहीं। लेकिन आप हाँ भी कहें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ना भी कह सकें। अपनी बाउंड्री आप बना सकें कि कहाँ मैं कर सकता हूँ, कहाँ मैं नहीं कर सकता हूँ। ये स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरे को यहीं पे मैं कहूँगी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा एम्प्लॉई मत बनिए, ऐसा कर्मचारी मत बनिए जो सब में हाँ कर रहा है। एक हेल्दी बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब एक जो मैंने रेखा कही थी आपको खींचने के लिए आपके अगल बगल, कि इससे आगे मैं बढ़ूँगा ना किसी को अंदर आने दूँगा। मतलब उसमें हो सकता है कि रिस्पेक्ट आ जाए, कि मैं भी रिस्पेक्ट दूँगा और दूसरे को भी रिस्पेक्ट देना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको अपने पर्सनल लेवल पे सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं ये बाउंड्री बनाऊँ, कहाँ पे मैं हाँ बोलूँ और कहाँ पे ना बोलने की ज़रूरत है। ये आपको ही सोचना पड़ेगा। रिस्पेक्टफुली ना कहना भी एक स्किल ही होता है कि भाई आप ना कह रहे हैं लेकिन एक रिस्पेक्ट के साथ कह रहे हैं, आप सामने वाले को एक इज़्ज़त देते हुए कह रहे हैं। जैसे इसके पहले मैंने आपको इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य भी दिए हुए हैं कि आप ना कैसे कह सकते हैं। आपको याद होगा कि ये मैंने आपको एक चैप्टर में बताया था। अब बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस दुकान खोल लेना और दुकान में सामान बेचना नहीं होता है। बिज़नेस मतलब एक सोच होती है और उस सोच में कुछ चीज़ें आती हैं। उस सोच में ये आता है कि आपने अगर कोई प्रॉब्लम देखा तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो कोई मुसीबत अगर दिखाई दे रही है आपको, तो आपको उसमें मौका दिखाई दे रहा है और उस मौके को पकड़ना और समझना
ये ज़रूरी होता है जो बिज़नेस माइंडसेट में आता है। तो बिज़नेस एक सोच होती है। बिज़नेस में डिसीजन लेने की हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप फैसला किसी चीज़ के बारे में ले सकें। मान लीजिए कि कोई कदम ऐसा है जिसमें रिस्क है, तो वहाँ आपको वो कदम उठाना है या नहीं उठाना है, इसका डिसीजन आप ही को लेना पड़ेगा। तो डिसीजन लेने की हिम्मत भी होनी चाहिए। आगे आता है पेशेंस। पेशेंस मतलब हो गया धीरज। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में धीरज की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे ही धीरज की ज़रूरत होती है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप बहुत हड़बड़ी करेंगे और बहुत जल्दबाज़ी करेंगे तो आपके लिए खुद के लिए अच्छा नहीं होता है, आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। तो धीरज जो है वो हर जगह ज़रूरी होती है, लेकिन बिज़नेस में तो ख़ास कर ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने कहीं एक गलती कर दी तो आपका पैसा जो है उसमें डूब सकता है या आपका पैसा जो है वो बर्बाद हो सकता है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आप थोड़ा धीरज के साथ रहें और जो आप फैसले ले रहे हैं वो धीरज के साथ लें। यहाँ पे मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि फेलियर मतलब असफलता जो है वो आप लर्निंग के हिसाब से देखिए उसको, कि आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और उसमें जो पैसा बर्बाद हुआ मान लीजिए, तो उसको आप एक तरह से फ़ीस के तौर पे ले लीजिए कि मैंने ये चीज़ सीखी और उसकी फ़ीस दी, तो इसके बाद मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो असफलता जो है वो एक लर्निंग के तरीके से लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो मैनेज करने में 3 चीज़ें आती हैं: कमाना, बचाना और समझना। इसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो आप कमा रहे हैं उसका एक पार्ट आप बचा लीजिए, सबसे पहले बचा लीजिए। एक पार्ट जो है वो आप कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगा सकते हैं जिसकी एकदम ज़रूरत है, और एक पार्ट आप ऐसी चीज़ों में लगाइए जो आपके शौक़ हुए, और उसको आप तय कर सकते हैं कि कितना मुझे शौक़ रखना है और कितना मैं बचाऊँ। इस चीज़ के बीच में आपको हमेशा बैलेंस करके चलना ज़रूरी होता है। अब मनी मैनेजमेंट के इसमें मैंने आपको बताया था मिनिमलिज़्म नाम का एक कॉन्सेप्ट, जिसको असंग्रह भी कहते हैं, मतलब संग्रह करके नहीं रखना। जितना कम से कम सामान रखिएगा, जितना कम से कम चीज़ें रखिएगा, उतना कम से कम आपको तनाव होगा, और कम तनाव मतलब ज़्यादा शांति। तो चीज़ों के पीछे, प्रोडक्ट्स के पीछे अगर आप भागते रहिएगा और ज़्यादा की चाह रखिएगा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो चाहने की तो कोई सीमा नहीं होती है। अब आपको पहले दिन लगेगा कि मुझे स्कूटर चाहिए, फिर मुझे बाइक चाहिए, फिर मुझे कार चाहिए, फिर मुझे अच्छी वाली कार चाहिए, फिर मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, फिर मुझे प्राइवेट जेट चाहिए। तो चाहना जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पे मिनिमलिज़्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जितनी कम से कम चीज़ें रखिएगा, उतना आप तनाव मुक्त रहिएगा। अब हमने यहाँ पे एक बात की थी कि इकिगाई को पैसे से जोड़ा था, कि पैसा वहाँ खर्च करें जहाँ आपको मीनिंग मिले, जहाँ कोई मतलब हो पैसा खर्च करने का, वहीं पे खर्च करें। इसमें एक बात याद आती है मुझे जो बहुत ही साफ और स्पष्ट तरीके से बताई हुई थी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था, गांधी जी ने, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर कुछ करने से पहले आपको कन्फ्यूजन हो, आपके मन में भ्रम हो, या आपके मन में कोई प्रॉब्लम हो कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, मैं ये ज़िंदगी में ये कदम उठाऊं कि नहीं उठाऊं, तो सबसे पहले आप आंखें बंद कीजिए और उस इंसान का चेहरा अपने सामने लाइए जो सबसे गरीब इंसान आपने देखा हो, सबसे कमज़ोर और सबसे गरीब इंसान, उसका चेहरा आप अपने सामने लाइए, और तब ये सोचिए कि जो मैं अगला कदम उठाने जा रहा हूँ वो कदम इस इंसान को कैसे फ़ायदा देगा। इस इंसान को मतलब गरीबों को और लाचार लोगों को जो अपनी मदद खुद नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को कैसे सहायता देगा। और ये आप देखिएगा कि जब आप ये सोचिएगा तो आपकी प्रॉब्लम्स, आपके कन्फ्यूजन्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मिट जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने भी बहुत बार कोशिश की है और बहुत बार मुझे इसका जवाब भी मिला है, और
मैं ये भी कह दूँ कि ये बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी लालच और बहुत सारे और भी चीज़ें भरी रहती हैं, जिसके कारण हम उन सब चीज़ों में फँस जाते हैं। और इस तरह से सोचना कि हम किसी ऐसे के लिए मदद करें जो गरीब हो, जो लाचार हो, जिसकी मदद और कोई नहीं कर रहा हो और जो अपनी मदद नहीं कर पा रहा हो, ऐसे इंसान के लिए हम कैसे मदद करें, ये सोचना, ये बहुत आसान नहीं होता है। ये जो नुस्खा है या ये जो आइडिया है, ये आप करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत काम में आता है। इसे गांधी जी का तिलिस्म भी कहते हैं। आप गूगल करके देख सकते हैं, गांधी जी का तिलिस्म। उसमें उन्होंने एक पेज पे लिखा हुआ है, छोटा सा ही है और बहुत मज़ेदार है, पढ़िएगा ज़रूर। अब कुछ सवाल हैं जो आप खुद से पूछिए। पहला सवाल ये है कि क्या मैं खुद को दूसरों से बेहतर समझता हूँ या समझती हूँ? इससे आपको पता चलेगा कि आप में ईगो कितना है और कितना मुझे कम करके रखना है ईगो। ईगो पूरा हटाना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि थोड़ा कम कर लें। तो पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि क्या मैं पैसों को ज़िम्मेदारी से देखता हूँ या ज़िम्मेदारी से खर्च करता हूँ? ये दूसरा सवाल है, इसको भी आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तीसरा सवाल है कि क्या मैं टीम में अगर काम कर रहा हूँ तो क्या मैं पॉजिटिव हूँ? एक पॉजिटिव टीम मेंबर हूँ क्या मैं, या पॉजिटिव बॉस हूँ? ये भी आप सोचिए। और चौथा फाइनल सवाल है कि क्या मुझे अपनी दिशा थोड़ी क्लियर हुई है कि किस तरफ मैं जाना चाहता हूँ या किस तरफ जाना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, इसके बारे में क्लियर हुआ है आपको थोड़ा? ये चौथा सवाल है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा भी हाँ है इस बात में, तो मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी चीज़ें अगर क्लियर हो गई हैं तो बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि लाइफ जो है वो कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अलग अलग मोड़ों पे आपको ये सवाल अपने आप से पूछने पड़ते हैं, जो सवाल मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा भी क्लियर हुआ है, मतलब आप ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। अब अंत में टेस्ट के बारे में बात करते हैं, एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। एक एंड लाइन टेस्ट होगा जिसमें 50 MCQ रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे जिसके ऑब्जेक्टिव आंसर्स रहेंगे, उसको आपको टिक करना है। इसमें 6 टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, जिसमें 7वां जो पॉइंट है वो उसमें आपको जियो टैग का अपना फ़ोटो लगाना है। और इन सब चीज़ों से आपका ये देखा जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ी है, आप कितना समझ पाए हैं चीज़ों को। ये चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। ये चीज़ें आपको डराने के लिए नहीं है, ये एग्ज़ाम आपको डराने के लिए नहीं है। इस एग्ज़ाम से आप खुद ही देखिएगा कि आप कितना समझ पाए हैं चीज़ों को, या आपका कितना ग्रोथ हुआ है, ये आप खुद ही समझिएगा। तो ईमानदारी से कीजिएगा, चीटिंग मत कीजिएगा। तो फाइनली मैं ये कहूँगी अंत में कि ज़िंदगी जो होती है किसी भी इंसान की, वो रेस नहीं होती है, वो एक डायरेक्शन होती है। तो ज़िंदगी को रेस की तरह मत लीजिए कि मुझे दूसरे से आगे बढ़ना है, पर अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन जो है वो खुद चूज़ कीजिए और खुद से ही रेस लगाइए, खुद से ही आगे बढ़िए। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। धीरे चलिएगा पर सही दिशा में चलिएगा। और एक दिशा जब आप पकड़िएगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें गलतियाँ नहीं होंगी, पर उन गलतियों से सीखिएगा, उन गलतियों से खुद को कम मत समझने लगिएगा। हर गलती जो होती है वो आपको कुछ न कुछ सिखाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप कहीं से दूसरों से कम हो गए। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। और अंतिम बात कहूँगी कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो लकी नहीं होते हैं, वो सेल्फ अवेयर होते हैं और चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं, और तब वो सक्सेस उनको मिलती है। तो अंत में मैं कहूँगी कि 70 साल के भी हो जाइएगा तब भी ये सोच ज़रूर रखिएगा कि सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।